हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टकला कोडर। और आज हमें हमारे डे 12 में 300 डेज टकला कोडिंग चैलेंज की। तो आज हम सॉल्व करने वाले एरे सबसेट प्रॉब्लम। बेसिकली इस एरे सबसेट प्रॉब्लम को आप अगर बिगिनर है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सिंपल सा है कि दो एरे हमारे पास में है, हमें एरे 1 में चेक करना है कि जितनी भी वैल्यूज एरे 2 की हैं वो सब में एरे 1 में प्रेजेंट करती हैं। नहीं मतलब एरे 2 है वो हमारे एरे 1 का सबसेट होना चाहिए। ये हमें पर्टिकुलर चेकआउट करना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो हम सबसे पहले गूगल पर आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है कि एरेज कैसे वर्क करता है तो इस इंटायर वीडियो में वो सारी चीज़ें भी कवर अप कर दूंगा मैं। एंड लास्ट में वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोडिंग में बिगिनर है तो आप कैसे इसमें एडवांस हो सकते हैं। तो हम आ गए गूगल पर और सर्च कर लेते हैं GHG प्रैक्टिस। हमारी जो फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर हमें करना है क्लिक। उसके बाद में हमारा जो प्रैक्टिस पेज ओपन हो जाता है। देन हमारे यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल को हम बेसिक सेट कर लेते हैं। बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं हम। बेसिकली मैंने इसको बेसिक सेट कर लिया है। फिर यहाँ पे 4th नंबर की जो प्रॉब्लम है एरे सबसेट, उस पर मैंने क्लिक कर लिया है। देन हमारी जो प्रॉब्लम है आज की वो सामने आ चुकी है। अब हम पहले प्रॉब्लम ऑफ द डे को पढ़ते हैं, लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल्स को देख के समझते हैं कि एक्चुअली में हमें कैसे सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। तो मैं पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। गिवन टू एरेज A1 ऑफ साइज n एंड A2 ऑफ साइज m, both their both arrays may be contain duplicate elements. The task is to determine whether array A2 is subset of array A1. It's important to note that both the arrays can be sorted or unsorted. Additionally, each occurrence of duplicate element within an array is considered as a separate element of the set. ठीक है, अगर डुप्लीकेट भी है तो भाई अगर A2 में 2 साथ आ रहे हैं ना तो A1 में भी 2 साथ होने चाहिए जब तक कि सबसेट कहलाएगा A2। तो देख लेते हैं पहला एग्जांपल। इसमें दिया हमारे पास A1 में दिया 11 7 1 13 21 3 7 3 और सेकंड वाले में देख सकते हैं 11 3 7 1 7। ठीक है, तो सबसेट का एक्चुअल मतलब क्या है कि A2 में जितनी भी वैल्यूज है ना वो सारी वैल्यूज A1 में भी होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसे चेक कैसे करेंगे? देखो जैसे मैंने 11 लिया, ऊपर वाला 11 से 11 कैंसिल, ठीक है मिल गया। 3 लिया, 3 से 3 कैंसिल मिल गया। 7 से 7 कैंसिल मिल गया। 1 7 मिल गया, 7 7 मिल गया। तो सारी वैल्यूज मिल गई। और इन्होंने ऐसे ही बोला कि हर एक वैल्यू इंडिविजुअल अलग अलग होगी। जैसे पहला वाला 7 इस वाले 7 से मिल गया। ठीक है, तो अब ये दोनों 7 7 कट चुके हैं, तो अब ऊपर वाले 7 को इस वाले 7 को काउंट नहीं करेंगे। अगला 1 आया, 1 7 कैंसिल हो गया। अब 7 आया तो 7 के लिए ये वाला 7 नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके लिए हो चुका है। ठीक है, एक के लिए एक ही आदमी रहेगा भैया, इधर से चेक कर ले, ये हो गया। तो बेसिकली ये हो गई हमारी ये सबसेट। तो अब यहाँ पर ये सेटन कर दी क्योंकि ये सारी वैल्यूज A1 में प्रेजेंट थी A2 की। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 4 4 दिया, 5 6 दिया और इसमें 1 2 4 दिया। 1 2 4 इसमें प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये सेटन कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल 3। अब यहाँ पे दिया 10 5 2 23 19 19 5 और 3 दिया, और 3 इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो A2 इज नॉट ए सबसेट ऑफ A1। ठीक है, 3 भी प्रेजेंट होता तो सारे जितने भी एलिमेंट्स A2 में हैं वो सारे A1 में प्रेजेंट होंगे, तब A2 A1 का सबसेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे योर टास्क पढ़ लेते हैं। यू डोंट नीड टू रीड प्रिंट इनपुट और यू डोंट नीड टू रीड इनपुट और प्रिंट एनीथिंग। और टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन इज सबसेट which takes the array A1 A2 and its size n and m and return yes if array 2 is subset of array 1, else return no if array 2 is not a subset of array 1। ठीक है, ये हम समझ चुके पहले। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लो। ऑर्डर ऑफ लाइक मैक्सिमम पे n और m, इन दोनों का जो मैक्सिमम है, जो इसकी लेंथ बड़ी है वो वाला। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दिया एक्सपेक्टेड एक्चुअली स्पेस के दिया, ऑर्डर ऑफ 1 दिया। और ठीक है, अब यहाँ पे देख लिया, ये सारी चीज़ें देख ली। कंस्टेंट देख लेते हैं, 10 to the power 5 तक हो सकती है दोनों की वैल्यूज़, और इनके जो टाइप है वो 10 to the power 6 तक की वैल्यूज़, मतलब इंटीजर। ठीक है, समझ गया बताऊँ। अब टैग्स देख लेते हैं, कौन से टॉपिक के टैग लगा हुए हैं। एरे लगा हुआ, सर्चिंग लगा, हैश लगा, बाइनरी सर्च लगा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। देखो सर्चिंग का तुमको पता है कि सर्च करना हमको है ना। हैश का मैं बता देता हूँ, पहले मैं समझा चुका हूँ। मैप हम यूज़ करते हैं, जो इनबिल्ट HTML लाइब्रेरी के अंदर होता है मैप, वो हमारा होता है हैश। ठीक है, बाइनरी सर्च हमको पता है सर्चिंग की टेक्निक होती है। आप उसके बाद में यहाँ पे ठीक है आर्टिकल्स वगैरह दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ों की भी ज़रूरत है नहीं। अब पहले राइट साइड पे कोड एडिटर पे आ जाते हैं, फिर बात करते हैं एक चीज़ों की। देखो सबसे पहली बात, एरे क्या होता है? कंटिन्यूस मेमोरी स्टोर करता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सिंटैक्स होता है कि आप ये देखो, ये एरे बना हुआ। ठीक है, हमारा एरे इनपुट में आया हुआ है, पहला एरे, ये दूसरा एरे। ठीक है, सिंपल ऐसा करके सारे एरे हैं हमारे पास में। अब मैं करने क्या वाला हूँ इसमें एक्चुअली, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो मैंने आपको सेट यूज़ करके दिखाया था। यहाँ पे मैं एक अनऑर्डर सेट बना लेता हूँ, अनऑर्डर अंडरस्कोर सेट, सॉरी अनऑर्डर मैप बना लेते हैं हम। ठीक है, और क्या टाइप का होगा? इंट टाइप का होगा। ठीक है, मैं इसमें क्या क्या स्टोर करने वाला हूँ? पहला जो की होगी हमारी, की क्या होगी? A1 की जो वैल्यू होगी वो, और दूसरा जो इंट होगा वो क्या होगा? उसकी वैल्यू होगी, मतलब कितनी बार वो आया उसके करंस रखा होगा। ठीक है, M नाम से नहीं बना था, M
ठीक है, मैप बना रहे हैं, MP नाम से बना लेते हैं, ठीक है। अब सिंपल से एक लूप लगा देना है। क्या लूप लगा देता हूँ मैं, ऑटो वाला लगा देता हूँ। फॉर ईच लूप अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया तो आप देख सकते हैं कि फॉर ईच लूप लगाते हैं कैसे। एक्चुअल में अभी हम एरेज की बात कर रहे हैं तो अभी मैं सिर्फ नॉर्मल लूप लगा देता हूँ। फॉर इंट i = 0, जैसे कि आप हमेशा अगर आपने सीखा हो तो, या अगर आपको नहीं आता है ये तो आप मेरी बिगिनर टू लेकर एडवांस वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। लेस देन n कर लेता हूँ, ठीक है, सेमीकोलन i++। अब एरेज से वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ आपको। MP ऑफ एरे ऑफ i, ठीक है। एरे ऑफ i का मतलब क्या है, ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। मैंने 0 के लिए कॉल किया तो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो आ जाएगा। एरे ऑफ 0 मतलब पहला एलिमेंट, एरे ऑफ 1 मतलब दूसरा एलिमेंट, एरे ऑफ 2 मतलब तीसरा एलिमेंट, ठीक है। और इसमें करना क्या है, मेरे को सिंपल ++ कर देना है। इनिशियली जो मैप होता है क्या वैल्यू रखकर रखता है, हर एक एलिमेंट के लिए 0 वैल्यू रखकर रखता है, ठीक है। ये वाला है, इसकी एक वैल्यू बढ़ा दी, ऐसे करके वैल्यूज बढ़ा देगा, ठीक है। अब सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है, वैल्यूज बढ़ा ली। एरे 1 के अंदर जितनी वैल्यूज थी उनको सबका काउंट ले लिया, कौन सी कितनी बार आई है। अब हमें करना क्या है, एक सिंपल से इंट c बना लिया मैंने, ठीक है, काउंट करने के लिए कि कितने एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा लूप लगाऊंगा फॉर इंट i = 0, ठीक है, सेमीकोलन i <m करूँगा आप, ठीक है। अब सेकंड वाले उस पर चला रहे हैं मेरे पे i++ कर लिया। अब मुझे करना क्या है, इस एरे ऑफ i MP ऑफ एरे ऑफ i, ओके। तो अब यहाँ पे मैं ऐसे नाम चेंज कर देता हूँ, देखो ये A2 हो जाएगा, ऊपर वाला A1 हो जाएगा, यहाँ पे A1 कर देते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे अब ये चेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएंगे, अगर 0 आ जाएगा, 0 कैसे आएगा कि हम हर बार क्या करेंगे, उसको डिक्रीज कर देंगे, C को ++ किया कि हाँ भाई A1 मैच कर गया। और MP ऑफ एरे ऑफ A2 ऑफ AR2 ऑफ i माइनस कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि पहले वाली आया था, जैसे मैं पहले एग्जाम्पल में देखा था 11 था, तो 11 से 11 क्रॉस हो गया मतलब उसका एक काउंट कम हो गया, भाई एक बार 11 आया था वो हट चुका है क्योंकि एक बार मैच हो चुका है, ठीक है। और अगली बार आएगा तो दूसरा 11 से मैच करना तुम, ठीक है। अब ये हो चुका है हमारा काम। अब यहाँ से सिंपल रिटर्न करना, बाहर आके रिटर्न करना, बस इतना ही काम था, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बेसिक को प्रॉब्लम है, आराम से देखेंगे, ठीक है। अब रिटर्न क्या करना है, C = M क्वेश्चन मार्क। टर्नरी कंडीशन लगा रहा होगा, आपको पता नहीं कि टर्नरी कंडीशन क्या होती है तब कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। अब C = M मैंने चेक कर लिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, अगर C M के बराबर है मतलब सारे एलिमेंट मिल चुके हैं मुझे, जितने भी एरे 2 में थे वो एरे 1 के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें चुपचाप से ये रिटर्न कर देना कि ये बात सब इसके अंदर जो हमारा क्या बोलते हैं सबसेट था वो मिल चुका है, लाइक एरे 2 जो है हमारा वो एरे 1 का सबसेट हो चुका है। तो ये हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया एंड कॉलन लगा के हम यहाँ पे नो रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। देखो ये होता क्या है, ये टर्नरी कंडीशन समझा देता हूँ कि यहाँ पे कंडीशन लगती है, देन क्वेश्चन मार्क लग के बाद में क्या आती है, ट्रू कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करना है, कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है, ट्रू और फॉल्स हो गया। अब कंपाइलर के चेक कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड हमारे सिंपल टेस्ट पर रन कर रहा है या नहीं। सो रेडी फॉर एवेल्यूएशन एंड इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट यहाँ से, देन हमारे कोड का आउटपुट, ओके लेट मी सी, कंपाइलिंग रन हो चुका है, ओके। यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है, MP A2 ओके A2 was not declared in the scope, anything is problem, I don't understand what is, let me check, okay it's not AR2 it's only A2, ठीक है, sorry it's my mistake and here A1, ठीक है। अब इसे कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड सिंपल टेस्ट पर रन कर रहा है नहीं। रेडी फॉर एवेल्यूएशन, ओके वन मोर थिंग, ओके यहाँ पर भी था, सॉरी, देन कंपाइल एंड चेक that this particular code is running on the sample test case or not, yes हमारा आउटपुट भी यस आ चुका है सैम्पल टेस्ट केस पे। अब सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड जितने भी इस पर टेस्ट केस लगे हो सबको पास कर पा रहा है या नहीं। रेडी फॉर एवेल्यूएशन एंड सारे टेस्ट केसेस को इसने सक्सेसफुली पास कर लिया, टोटल 209 इस पर टेस्ट केस लगे हुए थे। सो thank you so much for this particular video. We will meet in the next video, solve the next problem in our 300 days of recording channel. Thank you so much.